हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा था। उसमें से आज बात करेंगे जो मानव में भ्रूण होता है उसकी अन्य अतिरिक्त झिल्लियाँ कौन कौन सी हैं। पीत कोश मतलब यॉर्क सैक। जैसे कि आप लोग हैन का अंडा लेते हो, उसको फोड़ते हो तो उसमें येलो कलर का निकलता है। वो मनुष्य के जो एग होता है वोमेन में, उसमें ये आभासी रूप में होता है। मनुष्य के योग कोष एक अवशेषी संरचना है। अवशेषी मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं। जैसे नाखून हमारे क्या हैं, अवशेषी अंग ही हैं। बाल हमारे क्या हैं, अवशेषी अंग हैं। लेकिन ये किसके काम आते, खूबसूरती को बढ़ाने के काम आते। इनका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी ये हमारे अंदर हैं। अंड कशेरुकाओं में यह पूर्ण विकसित होता है। मतलब ऐसे जीव जंतु जो अंडे देते हैं उनमें पीतक कोष विकसित होता है तथा पोषक पदार्थों का भी संचय करते हैं। किसमें पोषक पदार्थ संचित होता है, पीतक कोष में। जो अंडे देने वाले जैसे हैन हो गई और डक हो गई, ये सब क्या हैं, इनके अंडे को फोड़ो तो उसमें येलो कलर का निकलता है बीच में से एक जैसा, तो वही। लेकिन ये मनुष्यों में जो होता है वो आभासी होता है। फिर दूसरा है एमिनियोन। एमिनियोन का निर्माण भ्रूण के ऊपर होता है तथा भ्रूण व एमिनियोन के बीच एमिनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। यह द्रव्य भ्रूण को शुष्कता से बचाता है तथा बाह्य आघातों से रक्षा भी करता है कि कोई भी बाहरी चीज़ से अगर टक्कर हो भी गई है तो जो अंदर है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उसको टूटे फूटे ना। फिर उसके बाद आता है कोरियन। कोरियन मानव भ्रूण में कोरियोनिक विलाई, विलाई मतलब वही अंकुरन मैंने बताया था, बनाती जो उंगली सदृश संरचना होती है। अर्थात यह अपरा निर्माण में भाग लेती है, अपरा प्लेसेंटा के निर्माण में भी भाग लेती है। यह भ्रूण की पोषण, श्वसन व उत्सर्जन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है कि एम्ब्रियो कब पोषण प्राप्त कर रहा है, कैसे श्वसन कर रहा है, कैसे स्केलेटन कर रहा है, मतलब उत्सर्जन कर रहा है। उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, कोरियन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलन टाइस। एलन टाइस का भी मनुष्य में कोई उपयोग नहीं है। मतलब ये एक प्रकार का अवशेषी अंग ही है, लेकिन जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं उसमें ये किसका कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन का मतलब वेस्ट मटेरियल जो भी है उसको शरीर से बाहर निकालना। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है मोनोजॉइटिक ट्विंस, मतलब एक युग्मजी यमज। जैसे कि कहते नहीं है कि जुड़वा बच्चे पैदा होना। अगर जाइगोट है, किसी भी कंडीशन की वजह से क्या हुआ कि एक ही जाइगोट में दो पार्ट्स हो गए, तो जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे, जुड़वा तो होंगे लेकिन उनका कोई ना कोई अंग एक दूसरे से टच कर रहा होगा, जुड़े होंगे किसी ना किसी अंग से। और जो डाई गॉटिक ट्विंस होते हैं, मतलब जो दो युग्मजी होते हैं उसमें जाइगोट में किसी भी कारण से, अन्य परिस्थितियों के कारण से डिवाइड हो गए टू पार्ट्स में। ये भी जुड़वा बच्चे होंगे लेकिन कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का या एक लड़की हो सकता है, एक लड़की या एक लड़का हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर लड़कियां हो गई तो उत्तरदायित्व किसको माना जाता है, कि फीमेल को उत्तरदायित्व मान लेते हैं। ये गलत है, ये धारणा गलत है। फीमेल के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। दोनों में एक्स एक्स डिफरेंट मेल में होता है, एक्स और वाई, यही तो लिंग गुणसूत्र हैं। जब इसने एक्स दिया है तो लड़की ही होगी, उसने वाई दिया ही नहीं तो पुत्र कैसे जन्मे। तो उत्तरदायित्व मेल है, ना कि फीमेल है। उसके बाद में आपका आता है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर क्या होती है, मतलब किराए की कोख। जैसे कोई भी दंपत्ति है, उनके बेबी नहीं हो रहा है तो दोनों दंपत्ति अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करते हैं, पता करते हैं कि कमी किस में है, मेल में है या फीमेल में है। अगर मेल में कमी है तो क्या करते हैं कि किसी अन्य पुरुष का स्पर्म लिया जाता है और
फिर क्या क्या रहता है उस जो वास्तविक महिला होती है, जो वाइफ होती है उसकी, उसके ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अगर फीमेल में कमी है तो किसी अन्य फीमेल का क्या किया जाएगा, ओवा लेकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और उसके बाद में बच्चे को उसकी कोख में रखा रहता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, कानूनी एग्रीमेंट। जिस दंपत्ति, जो वास्तविक दंपत्ति हैं जिन्होंने किराए की कोख ली है, वो बच्चा उसी को दे दिया रहता है।